इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फ़ोटोज़ के बारे में जानेंगे जिनको हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं और उनको सबसे मिस्टीरियस और डरावनी फ़ोटोज़ माना जा रहा है, लेकिन उनके पीछे का जो सच था वो कुछ और ही था। तो इस राज का पर्दाफाश करते हैं और जानते हैं इन फ़ोटोज़ की असलियत के बारे में। 23 मई 1964 को एक ब्रिटिश फायरमैन जिम टेम्पल्टन अपनी पत्नी एनी और 2 बच्चों एलिजाबेथ और फ्रांसिस को बर्गमार्श ले गए। ये एक घास का मैदान है जो स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक प्रसिद्ध एस्ट्यूरी के पास है। जिम के अनुसार उस दिन मार्च में उनके और उनके परिवार के अलावा सिर्फ 2 बुजुर्ग महिलाएं थीं जो घास के मैदान के दूर छोर पर अपनी कार में बैठी थीं। जिम एक शौकिया फोटोग्राफर थे। अपने बच्चों की तस्वीर लेना वो पसंद करते थे, इसीलिए वो उस दिन अपना कैमरा भी साथ ले गए थे और अपनी 5 साल की बेटी एलिजाबेथ की तस्वीरें उन्होंने खींचना चालू किया। एलिजाबेथ ने उस दिन अपनी नई ड्रेस पहनी थी। परिवार ने पूरा दिन धूप का आनंद लिया और परिवार की तस्वीरें खींची। फ़ोटो खींचने के बाद जिम उन्हें डेवलप करने के लिए गए, लेकिन जब वो 1 हफ्ते बाद उन्हें लेने गए तो उन्होंने देखा कि तस्वीर में कुछ अजीब सा आ गया है। ज़्यादातर तस्वीरें सामान्य थीं, नॉर्मल थीं, जिनमें उनकी बेटी फूलों वाली ड्रेस में धूप का आनंद ले रही थी। लेकिन केमिस्ट ने जिम को बताया कि एक तस्वीर खराब हो गई है क्योंकि उसके पीछे एक अजीब सी आकृति खड़ी है, यानी कोई अजीब सी चीज़ खड़ी है। जब जिम ने उस तस्वीर को देखा तो वो भी हैरान हो गए। उनकी बेटी के पीछे घास के मैदान में एक आदमी जैसी आकृति थी जो स्पेस सूट पहने हुए लग रही थी, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। ये जिम के लिए बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि वो पूरी तरीके से यकीन कर रहे थे कि उस दिन वहाँ उनके और उनके परिवार के अलावा कोई नहीं था उस जगह पर। उन्हें शक हुआ कि शायद केमिस्ट ने तस्वीर को बदल दिया होगा, इसीलिए वो उस फोटो को कॉनक नाम की एक कंपनी में ले गए जो फ़ोटो एनालिसिस करने में स्पेशलिस्ट है। वहाँ पर उन्होंने इस फ़ोटो को भेजा और कुछ दिनों बाद उन्हें पुष्टि मिली कि तस्वीर असली है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। जिम ने पहले सोचा कि इस फोटो को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने तुरंत उन्हें इस बात के लिए टाल दिया। जिम को भी जिद्द सवार हो गई और उन्होंने भी ठानी कि यहाँ आसपास जितने भी स्थानीय अखबार के मालिक हैं उनके पास वो जाएंगे और वहाँ पर इस फ़ोटो के बारे में उन सबको बताएंगे और इसके बारे में न्यूज़ निकलवाएंगे, जो पुलिस से ज़्यादा दिलचस्पी ले भी रहे थे। अगले दिन जिम की बेटी की तस्वीर कम्ब्रिया के हर अखबार में छप गई। ये मिस्टीरियस और अस्पष्ट तस्वीर लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गई और कुछ दिनों बाद ये तस्वीर दुनिया भर के लगभग हर अखबार में छपने लगी। लाखों लोग सोच रहे थे कि ये स्पेसमैन आखिर आया कहाँ से जो पीछे उस बच्ची के खड़ा था। जैसे जैसे तस्वीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा ध्यान मिलने लगा, कोडक ने मुफ्त प्रचार के लिए एक इनाम की घोषणा की कि अगर कोई इस तस्वीर को फर्जी साबित कर देगा तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। जब यह तस्वीर दुनिया भर के दर्जनों अखबार में छप रही थी, तभी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी ही घटना हुई जिससे ये कहानी और भी ज़्यादा फैल गई। जिम द्वारा तस्वीर खींचे जाने के कुछ ही दिनों बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया के WRA टेस्ट रेंज में ब्लू स्ट्रीक मिसाइल का प्रक्षेपण रुक गया क्योंकि मिसाइल तकनीशियनों ने फायरिंग रेंज में 2 बड़े आदमियों को खड़ा देखा और वो डर गए थे। BBC के इंटरव्यू में जिम ने कहा कि जब तकनीशियनों ने ऑस्ट्रेलिया अखबार में उनकी बेटी की तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा कि फायरिंग रेंज में दिखने वाले आदमी उसी स्पेसमैन की तरह दिख रहे थे जैसे तस्वीर में वो खड़ा था। हालांकि इसकी कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिम के इस दावे ने कहानी को और भी ज़्यादा चर्चा में ला दिया था। जब ये खुलासा हुआ कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में जिस ब्लू स्ट्रीक मिसाइल के लॉन्च को रोका गया था उसे 16वें फर्द के बहुत करीब एक बेस पर बनाया गया था। जैसे जैसे कहानी और भी ज़्यादा फैली, जिम ने बताया कि तस्वीर छपने के कुछ दिनों बाद 2 सूट पहने आदमी जो खुद को UK सरकार के एजेंट बता रहे थे उनके घर आए। जिम के अनुसार उन लोगों ने अपना पहचान पत्र दिखाने से मना कर दिया और कहा कि सरकार ने उन्हें केवल नंबर 9 और नंबर 11 के रूप में पहचाना है। हालांकि जिम को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वे लोग बहुत जिद्दी थे। उन्होंने जिम से कहा कि जिम उन्हें उसी जगह पर ले जाए जहाँ वो तस्वीर खींची गई थी। जब जिम उन 2 मिस्टीरियस आदमियों को लेकर उस जगह पर पहुंचे तो जिम ने उन 2 रहस्यमय आदमियों से कहा कि जब उन्होंने तस्वीर खींची थी तब उन्होंने मार्स में कोई स्पेसमैन नहीं देखा था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने ये कहा, ये दोनों आदमी अपनी कार में बैठकर तुरंत वहाँ से चले गए और जिम को अकेला पैदल घर जाने के लिए छोड़ दिया। बाद के इंटरव्यू में जिम ने उन आदमियों को धोखेबाज बताया जो शायद उनका मजाक उड़ा रहे थे और शायद सरकार से ताल्लुक़ नहीं रखते थे।
जैसा कि आप सोच सकते हैं, इन सब के होते हुए लोग अंदाजे लगाने लगे और स्पेसमैन की उपस्थिति को समझाने के लिए कई तरह के सिद्धांत देने लगे। आखिरकार ये साल 1964 में हुआ था, जब स्पेस रेस अपने चरम पर थी और बहुत से लोग दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना में विश्वास करने लगे थे। लगभग 50 साल तक लोगों ने इस तस्वीर में स्पेसमैन की मौजूदगी को समझाने के लिए कई तरह के सिद्धांत दिए, जिनमें से ज़्यादातर दूसरे ग्रहों पर जीवन या किसी स्टेजिंग से जुड़े थे। लेकिन 48 साल बाद 2012 में एक विश्वसनीय स्रोत से एक ठोस सिद्धांत सामने आया। शेफील्ड हिलम यूनिवर्सिटी के सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड क्लार्क के अनुसार ये रहस्यमयी स्पेसमैन असल में जिम की पत्नी एनी टेम्पल्टन थी, जो शायद जिम की नज़र से बिना देखे तस्वीर में आ गई थी और उसी पल मुड़ गई थी जब जिम ने तस्वीर खींची। अगर आप उस दिन जिम द्वारा खींची गई दूसरी तस्वीरों को देखें तो आप देखेंगे कि एनी ने नीली ड्रेस पहनी थी और उनकी बाजू खुली थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि अगर तस्वीर ओवर एक्सपोज्ड हो गई हो तो उनकी ड्रेस और शरीर बहुत सफ़ेद दिख सकता है, जैसे वो स्पेस सूट पहने हुए हों, और उनके सिर पर गुम्बद जैसा हेलमेट शायद बादल या चांद था, जो दिन में कभी कभी दिखाई देता है, खासकर जब चांद वैक्सिंग गिब्स चरण में होता है, यानी मून वैक्सिंग स्टेज में होता है, जो उस दिन था अभी। इस मिस्टीरियस फ़ोटो की मिस्ट्री को सबसे लॉजिकल तरीके से समझाया गया है। अगर आप आज भी 16वें फर्थ स्पेसमैन फ़ोटो को सर्च करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आज भी आपको हज़ारों ब्लॉग और वीडियो मिलेंगे जिनमें इस फ़ोटो के बारे में कई तरीके के अजीब सिद्धांत दिए गए हैं, यानी अजीब तरीके की थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत नए हैं। इसके बारे में अवेलेबल सारी इन्फॉर्मेशन के आधार पर यह कहना बिल्कुल तरीके से साफ होगा कि इस तस्वीर को अब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ लिया गया है। इसमें कोई मिस्टीरियस स्पेसमैन या कोई एलियन नहीं है और वहाँ पर मौजूद इस परिवार ने उसे देखा भी नहीं था। हालांकि 16वें फर्थ स्पेसमैन फ़ोटो हमेशा ही अजीबोगरीब तस्वीरों में एक क्लासिक मानी जाएगी। अब दूसरी एक मिस्टीरियस फ़ोटो के बारे में बात करते हैं, जो रेमंड रॉबिन्सन नाम के आदमी की है, जिसे चार्ली नो फेस के नाम से भी जाना जाता था। रेमंड रॉबिन्सन का जन्म 1910 में बीवर काउंटी पेंसिल्वेनिया में हुआ था और वो लगभग हर नॉर्मल बच्चे की तरह वे जीवन जी रहा था। वो स्कूल जाता था, परिवार के साथ समय बिताता था, दोस्तों के साथ खेलता था और घर के काम करता था। लेकिन कुछ साल बाद एक दुखद घटना ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जून 1919 में जब रेमंड 9 साल का था तो एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ वहाँ घर के पास एक स्विमिंग पूल था, वहाँ पर उसने दिन का समय गुजारा। शाम को घर लौटते समय वो पिट्सबर्ग, हार्मनी, बटलर और न्यू कैसल रेलवे ब्रिज से गुजर रहे थे, जहां उन्हें एक पोल के ऊपर चिड़िया का घोंसला दिखा। तो शाम को लौटते समय रेमंड के दोस्त भी उसके साथ थे और उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि कौन उस पोल पर चढ़कर उस घोंसले में कितनी चिड़ियाँ हैं, कितने बच्चे हैं, उनको गिनकर बता सकेगा। तो रेमंड ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और वो पोल पर चढ़ने लगा। रेमंड का यही कदम उसकी आने वाली ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाला था। दुर्भाग्य से पोल एक जीवित तार से जुड़ा हुआ था, जिसमें 25,000 से ज़्यादा वोल्ट की बिजली आ रही थी। किसी पल रेमंड ने गलती से कॉइल को छू लिया और आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। कुछ घंटे बाद उसे अस्पताल में होश आया, जहां डॉक्टर हैरान थे कि वो जीवित कैसे बच गया। पर दुख की बात यह थी कि रेमंड की आंखें जल चुकी थीं। उसका चेहरा, हाथ और बाजू बुरी तरीके से जल चुके थे, जिससे वो अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। ऐसी घटना के बाद ज़्यादातर लोग जीवन से हार मान लेते, लेकिन रेमंड ने नहीं मानी। उन्होंने उन किताबों को पढ़ना सीखा जिनको ना देख सकने वाले पढ़ते हैं। उन्होंने सिलाई का भी काम सीखा, जिसमें वो पायदान, वॉलेट और बेल्ट बनाकर कुछ पैसे कमाने लगे। उनके भतीजे के अनुसार उन्होंने कभी भी अपनी चोटों या परेशानियों के बारे में बात नहीं की। वो सब उनके लिए एक सच्चाई थी, कड़वी सच्चाई, और उनके पास उसके बारे में कुछ करने के लिए भी नहीं था, इसलिए वो कोई शिकायत नहीं करते थे। पूरी जवानी और उम्र थोड़ी बढ़ने के बाद भी रेमंड को रेडियो सुनना और रात में रूट 351 पर लंबी सैर करना पसंद था। कभी कभी उस रास्ते पर वो घंटों टहलते रहते थे। जब बीवर काउंटी में चेहरा ना होने वाले आदमी के बारे में अफवाहें फैलने लगी, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा ही नहीं है, तो लोग उन्हें देखने की कोशिश करने लगे। हालांकि वो ज़्यादातर अजनबियों से दूर रहते थे, क्योंकि वो लोगों को डराना नहीं चाहते थे, लेकिन लोग अक्सर उन्हें ढूंढ ही लेते थे। ज़्यादातर लोग सिर्फ उनसे मिलना और दोस्ती करना चाहते थे,
लेकिन कुछ लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी करते थे। कभी कभी उनके घर से उनको दूर छोड़ देते थे, कार से टक्कर मार देते थे या फिर शारीरिक रूप से पीट देते थे। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी रेमंड ने हार नहीं मानी और कई दशकों तक वो अपनी सैर जारी रखे। हालांकि रेमंड एक असली इंसान थे और जो भी उनसे मिला वो उन्हें अच्छा आदमी ही बताता था, लेकिन उनके जीते जी उनके बारे में एक अर्बन लेजेंड बन गया। उन्हें चार्ली नो फेस और ग्रीन मैन के नाम से जाना जाने लगा। कहानी के मुताबिक चार्ली नो फेस एक तरह का भूत या बूगी मैन था जो रात में पेंसिल्वेनिया की सड़कों पर घूमता था और जो भी उससे मिलता था उसे डराता था। हालांकि ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक अर्बन लेजेंड ही मानते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें भी खींची जिससे कहानी और भी बड़ी हो गई। लेकिन फिर भी बहुत से लोग सोचते थे कि तस्वीरें फेक हैं, जबकि असल में 100% वो फ़ोटोज़ असली थी, पर यह कहानी झूठी थी। रेमंड रॉबिन्सन की 1985 में मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी लोग उनकी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि बीवर काउंटी की सड़कों पर चेहरा ना होने वाला एक डरावना जीव घूमता है। समय के साथ लोगों ने कहानी में अपने अपने मोड़ जोड़ दिए। कुछ कहते हैं कि चार्ली नो फेस ने अपना चेहरा खुद ही फाड़ दिया था ताकि रात में लोगों को डरा सके, तो कुछ कहते हैं कि वो एसिड के टब में गिर गया था। हालांकि चार्ली नो फेस की कहानी एक पारंपरिक अर्बन लेजेंड की सारी सीमाएं पार करती है, लेकिन ये उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां कहानी में कुछ सच्चाई भी है। आप वाकई में रेमंड को रात में सड़कों पर घूमते हुए देख सकते थे, जैसे कि उसकी तस्वीरों में वो दिखता है, लेकिन वो किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं वहां पर घूमता था, बल्कि सिर्फ सैर करने के लिए निकलता था। इतनी सारी अफवाहों और झूठी कहानियों के बावजूद रेमंड रॉबिन्सन की कहानी एक मजबूत याद दिलाती है कि आपको अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। अब तीसरी फोटो जो एमिटीविल घोस्ट बॉय के नाम से फेमस है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका राज खुल चुका है। दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लूड्स अपने नए घर 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविल न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए थे, जो न्यूयॉर्क सिटी से सिर्फ 40 मील दूर है। ये 5 बेडरूम वाला डच कॉलोनियल हाउस जॉर्ज और कैथी का सपना था और वो इस घर को लेने के लिए बहुत पागल हो गए थे, क्योंकि ये घर सिर्फ उनको $80,000 देकर ही मिल गया था, जबकि लोकेशन ऐसी थी कि $80,000 उस घर के लिए बहुत सस्ती रकम थी। जॉर्ज और कैथी को पता था कि ये घर पिछले 1 साल से खाली था, क्योंकि नवंबर 1974 में यानी लुट्स परिवार के आने से 1 साल पहले 112 ओशन एवेन्यू में रहने वाले परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी गई थी। 23 साल के रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने परिवार को नींद में क्रूरतापूर्वक मार डाला था, जिसके बाद एक लंबी, डार्क और उलझी हुई अदालती कार्यवाही हुई जिसमें जवाब से ज़्यादा सवाल थे। हालांकि घर का इतिहास ऐसा था, लेकिन लुट्स परिवार फिर भी खुश था कि वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। 1 महीने से भी कम समय में वे अपनी सारी चीज़ें घर में ही छोड़कर वहाँ से भाग गए और कभी वापस नहीं आए, ये कहते हुए कि घर में बुरी आत्माएं हैं। जब उनसे घर में हुई घटनाओं के बारे में पूछा गया तो जॉर्ज ने बताया कि जब से वो वहाँ रहने आए हैं उन्हें गहरे मूड स्विंग्स और डार्क इमोशनल एपिसोड्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उन्हें अपने परिवार के प्रति गहरी नफरत महसूस होने लगी है। परिवार वालों ने भी बताया कि कई दिनों से वो दीवार से एक चिपचिपा सा हरे रंग का पदार्थ निकलता हुआ देख रहे हैं और उनकी नींद रात को ठीक 3:15 पर टूट जाती थी। वो समय वही था जिस समय पर उनसे पहले रह रहे परिवार की हत्या की गई थी। एक खास डरावनी बात में जॉर्ज ने बताया कि एक रात जब वो घर के सामने खड़े थे तो उन्होंने एक सुअर और इंसान जैसे बने हुए जीव को देखा जिसकी लाल आंखें थी और वो ऊपर की खिड़की से उन्हें घूर रहा था। परिवार के घर आने के बाद उन्होंने एक पादरी को घर में बुलाया था जिससे वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सके। पादरी ने बताया कि आशीर्वाद देते समय उसे एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी थी जो उनसे चिल्लाकर कह रहा था, बाहर निकलो। और कुछ दिन बाद उस पादरी को हाथों से खून आने लगा। लुट्स परिवार ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी जिससे कई हॉरर फिल्में बनी, जैसे 1979 की द एमिटीविले हॉरर, 2005 में इसी फिल्म की रीमेक बनी थी, और द कॉन्जरिंग 2 जिसमें एडन लॉरेन वॉरेन ने 112 ओशन एवेन्यू के भूतिया घर की जांच की थी।
सन 1952 में एड और लॉरेन वॉरेन ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना की। 50 साल तक ये जोड़ा पैरानॉर्मल जांच करता रहा और उनकी कुछ केसों पर फिल्में भी बनी हैं, जैसे एनाबेल, द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। लुट्स परिवार के घर छोड़ने के 5 महीने बाद वॉरेंस ने घर की जांच की और बताया कि उनके साथ भी कई डरावनी चीज़ें हुई, हालांकि कैमरे पर कुछ भी कैद नहीं हुआ। जांच के दौरान एड और लॉरेन ने एक तस्वीर खींची जिसमें एक बच्चा बेसमेंट के दरवाजे से सिर बाहर निकाल के देख रहा है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। ये तस्वीर आज भी सबसे डरावनी तस्वीरों में से एक मानी जाती है, जो 1976 में खींची गई थी। वॉरेंस और उनके फैंस का मानना था कि ये बच्चा जॉन डिफोए की आत्मा है, जिसकी उम्र उस समय उस बच्चे जैसी ही थी जब उसके भाई ने उसे मार डाला था। लेकिन फ़ोटो से जुड़ी जो असलियत थी वो कुछ भी डरावनी नहीं थी। जांच के दौरान वॉरेंस की मदद पॉल बार्ट्स नाम के एक इन्वेस्टिगेटर ने की थी, और अगर आप उस रात की तस्वीरें देखें तो पॉल ने ठीक वैसी ही प्लेड शर्ट पहनी हुई थी जैसी उस भूतिया बच्चे की तस्वीर में दिख रही है। बाद में पता चला कि तस्वीर में दिख रहा बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि पॉल बार्ट्स ही था, जो फर्श पर घुटनों के बल बैठकर कुछ माप ले रहा था। उसकी आंखों की चमक उसके चश्मे की रोशनी थी, ना कि किसी डरावनी शक्ति का असर था। 2024 तक 112 ओशन एवेन्यू पर ज़्यादातर भूतिया घटनाओं को झूठा साबित कर दिया गया। कुछ लोग पहले से ही और कुछ लोग इसके बाद से एड एंड लॉरेन को एक धोखेबाज मानने लगे, जिन्होंने अपने चरम पर कुछ गलत चीज़ें भी की थी। तस्वीर का भी पता चल गया कि वो सेटअप थी, और इससे ये पक्का होता है कि वहाँ कुछ भी असली नहीं हुआ था और सब कुछ झूठ था। 1976 की शुरुआत में लुट्स परिवार के जाने के बाद इस घर को 4 बार बेचा गया और किसी ने भी वहाँ किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की शिकायत नहीं की है। अब बात करते हैं एक और बहुत फेमस भुतही फ़ोटो की, जिसे आपने ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा, जिसका नाम है कूपर फैमिली फॉलिंग बॉडी। ये तस्वीर एक खुश परिवार की है जो डिनर टेबल के आसपास बैठा है, और उसके ऊपर एक काले डरावने साए जैसी आकृति जो किसी ड्रेस में लिपटी हुई लगती है और टेबल के सेंटर पीस के ऊपर उल्टी लटकी हुई है। ये तस्वीर पिछले 10 साल से इंटरनेट पर हर जगह पोस्ट हो रही है, अक्सर टॉप 10 अनएक्सप्लेन्ड डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ जैसे कलेक्शंस में। इस तस्वीर और उसके सवाल के पीछे की कहानी ये है कि 1950 के दशक में कूपर परिवार ने टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा और वहाँ वो शिफ्ट हो गया। पहली रात मिस्टर कूपर ने अपनी पत्नी, माँ और 2 बच्चों की तस्वीर डिनर टेबल पर मुस्कुराते हुए खींची, जहाँ सभी अच्छे मूड में थे। कुछ दिन बाद जब उन्होंने तस्वीर डेवलपर से ली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि तस्वीर में छत से एक शरीर का साया लटकता हुआ दिख रहा था जो डिनर टेबल के ऊपर था। परिवार के अनुसार जब तस्वीर खींची गई थी तब वहाँ कोई नहीं था, नहीं तो वो ज़रूर देखते उसको। कुछ सोर्सेस का कहना है कि फ़ोटो को डेवलप करने वाले केमिस्ट ने फेमस बैलेरिना मार्गो फॉन्टेन, जो डांसर थी, उनकी तस्वीर का निगेटिव ओरिजिनल फ़ोटो तस्वीर के ऊपर डाल दिया था और एक्सपोजर बदल कर डरावना इफ़ेक्ट उसको बना दिया था ताकि परिवार को डराया जा सके। इस फ़ोटो के बारे में ठीक से रिसर्च करने के बाद पता चला कि पूरी कहानी फर्जी है। रिसर्च करने पर पता चला कि इस फ़ोटो से जुड़ी जितनी भी कहानी बनाई गई है वो पूरी तरीके से फर्जी थी। कूपर परिवार की कहानी पूरी तरह से बनावटी है और पॉसिबली तस्वीर को फ़ोटोशॉप या किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बदला गया है। जहाँ तक इस फ़ोटो को सबसे पहली बार साल 2009 में ligoti.net नाम की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था, जिसे सैम कोहेन नाम के यूज़र ने पोस्ट किया था, जिसका टाइटल फैमिली गैदरिंग था। ये साइट मशहूर हॉरर राइटर थॉमस लिगोटी की फ़ैन साइट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैम कोहेन ने इस तस्वीर को आर्ट की श्रेणी में डाला था, जिससे ये पता चलता है कि तस्वीर किसी आर्ट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटली बनाई गई थी। तस्वीर में कुछ और भी डिटेल हैं, जैसे कोनों में सिमेट्रिकल डार्क स्पॉट्स जो शायद फ़ोटोशॉप से एडिट किए गए थे ताकि तस्वीर असली लगे। ये भी हो सकता है कि परिवार की तस्वीर 1950 के दशक में खींची गई हो और किसी ने बाद में उस पर इस शैडो को डिजिटली जोड़ दिया हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि परिवार की भी तस्वीर फर्जी हो। ये नहीं पता कि सैम कोहेन इस तस्वीर का असली क्रिएटर है या नहीं,
लेकिन कुछ महीनों बाद एक यूज़र जिसका नाम जेवियर ऑर्टेगा है, उसने इसे घोस्ट थ्योरी वेबसाइट पर रेट्रो क्रीप्स स्केरी पोर्ट्रेट्स फ्रॉम द पास्ट गैलरी में पोस्ट किया था। उसके बाद कुछ लोगों ने जेवियर से पूछा कि क्या वो इस तस्वीर का क्रिएटर है, लेकिन उसने कहा कि इसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगले कुछ सालों में ये तस्वीर हर ऑनलाइन फोरम में पोस्ट होने लगी और 2013 तक फैमिली गैदरिंग इंटरनेट की सबसे मशहूर अनएक्सप्लेन्ड क्रीपी फ़ोटो बन गई। अब इसके बाद लोगों ने इस तस्वीर के लिए अलग अलग कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। ज़्यादातर लोग सोचते थे कि इसके पीछे की कहानी सच है, लेकिन सबूत बताते हैं कि तस्वीर फ़ोटोशॉप से बदली गई थी और लोगों ने उसके लिए एक विश्वसनीय कहानी बना दी थी। और बची कुची कसर तब निकल गई जब माइक वेस्ट नाम के एक व्यक्ति इस फोटो के बारे में रिसर्च कर रहे थे और उनकी मुलाकात हो गई इस फोटो में दिख रहे 2 बच्चों में से एक बच्चे से, जो जाहिर सी बात है कि इस समय वो सीनियर सिटीजन की एज में पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि उनका नाम रॉबर्ट कॉपर था, कूपर नहीं, और उनकी फैमिली को कॉपर कहा जाता था, कूपर नहीं। उन्होंने बताया कि ये जो फ़ोटो है ऐसी फ़ोटो मेरे पास है, लेकिन ठीक ऐसी ये वाली फ़ोटो मेरे पास नहीं है, और वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरी माँ को फ़ोटोज़ खिंचवाने का काफ़ी शौक था। वो एक ही पोज़ में कई फ़ोटोएँ खिंचवा लेती थी और जो उनको पसंद नहीं आती थी वो फेंक देती थी। तो ये हो सकता है कि उनकी रिजेक्ट की हुई फ़ोटो किसी को मिल गई हो, और इतने सालों बाद जब इंटरनेट आया और सॉफ्टवेयर आए जो फ़ोटो एडिट कर सकते थे, तो किसी ने इन फ़ोटोज़ को एडिट करके साइट पर डाल दिया हो। उन्होंने बताया कि इस फ़ोटो के बारे में उनके भाई ने उनको बताया था, और जब उनको पता चला कि इस फ़ोटो के बारे में लोग इतनी कहानियाँ बना रहे हैं तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। तो इस तरीके से इस फ़ोटो का पूरी तरीके से राज खुल गया, और जो कुछ भी कहानी इस फ़ोटो को लेकर बनाई गई थी वो पूरी मनगढ़ंत थी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में विक प्ले चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।